Hello. AS2 valuation inventory. So there are three things I assume that will do in this AS. इस AS का मेजर ऑब्जेक्टिव है पहला टू फाइंड की बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगा इन्वेंट्री का. ओके. सेकंड वन टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर्मूला एंड द थर्ड वन इज NRV. ठीक है. AS2 सारे ज़्यादा ही गंदा हो गया ना. AS2 सारा एंटिटी में एप्लीकेबल है. ठीक है. अब फाइन अब इन्वेंट्री क्या होते हैं. तो इन्वेंट्री आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल. ठीक है. अब हेल्ड फॉर सेल इज इम्पॉर्टेंट टर्म, ये अपने को याद होना चाहिए. जितना भी सामान अपने खरीदते हैं वो दो कैटेगरी का होता है. एक होता है हेल्ड फॉर सेल, दूसरा क्या होता है हेल्ड फॉर यूज. हेल्ड फॉर यूज मतलब तुम सामान खरीदा, क्यों खरीदा हो, क्योंकि तुमको उससे प्रोडक्शन करना है, तुमको उससे सर्विस रेंडर करना है, या तुमको उससे एडमिन यूज लेना है, या तुमको उसको भाड़े पे देके वहाँ से इनकम जनरेट करना है. ठीक है. तो जो हेल्ड फॉर यूज वाला कैटेगरी है वो कहाँ क्लासीफाई होता है, PPE में. जो हेल्ड फॉर सेल वाला कैटेगरी है वो AS2 में आता है. तो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि मेरा धंधा ही वही है कि वो सामान को हम खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, वैसा. तो दो तरह का कंसर्न का अपने बात कर रहे हैं, वन इज ट्रेडिंग एंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग. अगर अपने ट्रेडिंग के केस में बात करें तो गुड्स ट्रेडेड इन, जिस सामान को अपने खरीद के बेच रहे हैं, एंड पैकेजिंग मटेरियल, ये दोनों इन्वेंट्री का पार्ट है. अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बात करें तो वहाँ पे 5 चीज़ें, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, उसके बाद स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल्स, वो सारा चीज़, और एक हो गया तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल. ये सारा इन्वेंट्री का पार्ट है. ठीक है. फिर अपना था कि AS2 में क्या क्या चीज़ नहीं आता. तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर वो कंस्ट्रक्टेड है बाई बिल्डर्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स, वहाँ पे AS2 का कोई काम नहीं है. वहाँ पे कौन सा AS आता है, AS7 आता है. ठीक है. WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस आधा दिया है आधा नहीं दिया, तो सर्विस अभी प्रोग्रेस में है ना, तो उसका वो इन्वेंट्री नहीं है, उसको अपने यहाँ पे नहीं लेते. लेकिन हाँ, इन केस ऑफ शिपिंग कंपनी, अगर कोई शिप वॉयज पे है, मतलब बीच समंदर पे है 31 मार्च को, तो वहाँ पे जो भी तुम्हारा स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, फ्यूल्स पड़ा हुआ है वो सारा इन्वेंट्री का पार्ट होगा. ओके. देन शेयर, डिवेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये वापस से बोल रहा हूँ, ये सब अपने को याद करना है. ठीक है. जितना भी यहाँ पे सामान लिखा हुआ है वो अपने को एग्जैक्टली याद होना चाहिए. एंड जितना भी इसमें की वर्ड्स है वो सारा तो पूरा वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए. बाकी सेंटेंस का ड्राफ्टिंग चलो अपने हिसाब से कर सकते हैं. ठीक है. देन सी द कॉस्ट फॉर्मूला. तो इन्वेंट्री मेजरली दो तरह का था. एक था जिसको जो यूनिक इन्वेंट्री था, और एक जो सिमिलर नेचर का था. जो यूनिक इन्वेंट्री था उसको, उसके लिए अपने कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. जो सिमिलर कैटेगरी का है उसके लिए जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड. राइट. उसमें भी दो है, एक है फीफो, एक है वेटेड एवरेज. तो फीफो अच्छा है या वेटेड एवरेज अच्छा है, तो इसमें अच्छा अगर आपका बात नहीं है, अपने वो इन्वेंट्री मेथड यूज करेंगे, कॉस्ट मेथड यूज करेंगे जो उस बिजनेस को सूट करते हैं. तो बिजनेस जिस तरीके से अपने इन्वेंट्री को रखता है वैसे अपने इसको वैल्यू कर लेंगे. इसको छोड़ के दो और मेथड है. वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो तुम लोग कॉस्ट वाले क्लास में पढ़ लेना, और एक क्या बचा तुम्हारा, रिटेल सेल प्राइस मेथड. तो इसका भी मच रेलिवेंस नहीं है इंटर में, बट बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसमें यही है कि तुमको MRP दिया रहेगा, तुमको प्रॉफिट माइनस करना है, वहाँ से तुम्हारा कॉस्ट आ जाएगा. देन वी हैव दिस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन. तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में अगेन दो एंगल है डिस्कस करने का. एक है रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, एक है तुम्हारा फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन. कमिंग टू रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, अगर अपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट या उसके ऊपर बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है. अगर अपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट से कम में बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होता है,
कॉस्ट या रिप्लेसमेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। फिनिश गुड्स या WIP, इसका वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, राइट। NRV कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? उसमें तीन चीज़ था, एक था तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट, एक था तुम्हारा कन्वर्जन कॉस्ट, और एक था बाकी खर्चा। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या क्या था? अच्छा, तुम लोग को वो लाइन याद है? अगर अपने को कोई एक लाइन में बताना हो कि इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या आता है, तो वो एक लाइन क्या था, वो याद है? ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। इन्वेंट्री AS2 का सम आया तो ये लाइन तुमको डालना ही डालना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऑल द कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। अब जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें क्या क्या आएगा? परचेज कॉस्ट आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, सेलिंग क्यों आएगा? नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटी, ठीक है। व्हाट एल्स? कैरेज इनवर्ट्स फ्रेट, और क्या? ब्रोकरेज या परचेज कमीशन कुछ हुआ तो वो हो जाएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह कुछ है तो वो हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या था? लेबर था, और क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड था, और एक और चीज़ था। एक तो तुम्हारा लेबर था, एक था फिक्स ओवरहेड, और एक था वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। बाकी खर्चा में क्या था? याद है कुछ? एक था डिजाइन कॉस्ट, एक था अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स, ओके। ये देखो वो लाइन जो अपने को याद होना चाहिए। कॉस्ट इन जनरल मीन्स कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। ये सारा खर्चा आपने इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि ये सारा खर्चा इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन में लाने के लिए नहीं लगा। स्टोरेज हो गया, एडमिन हो गया, एबनॉर्मल हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, देन एक्सचेंज लॉस हो गया। बस इसमें ध्यान रखना, स्टोरेज या एडमिन भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन सकते हैं अगर वो इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में लाने का पहले का खर्चा है तो, ओके। तो डेट डिपेंड्स। अभी अपने आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट में। कुछ है डाउट और कुछ है? नहीं। अच्छा, ये जो भी थ्योरी व्योरी है ना, इसका लर्निंग सेम डे कंप्लीट कर लेना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। कोई भी सब्जेक्ट में क्या ही होगा, अभी के लिए हम बात करें तो AS होगा, लॉ होगा, तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो कुछ है नहीं थ्योरी व्योरी में। ठीक, कन्वर्जन कॉस्ट ये देख रहे हैं, फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल रेट तो जितना यूनिट बनाया उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो अभी अपना फोकस है फिक्स ओवरहेड पे। देखो, ये थोड़ा सा कहानी है। मान ले कि फिक्स्ड और, हाँ, कॉस्ट फिक्स ओवरहेड 1 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी 5,000 यूनिट, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है?
कि अपने आम तौर पे सब कुछ सही चल रहा हो तो कितना माल बनाएंगे? 5,000 बनाएंगे। मान लेते हैं अपना जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 100 यूनिट्स है, मतलब इतना सामान अपना बच गया। ठीक है, तो अपने को भी ये निकालना है कि अपने पीएल में कितना ओवरहेड को चार्ज करेगा और कितना अपना क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। ठीक है, सिचुएशन वन कि अपना एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5,000 होता है। नॉर्मल तो 5,000 है और एक्चुअल भी 5 ही होता है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा, मतलब एक सामान में कितना खर्चा लगा। तुम समझो तुम्हारा भाड़ा का महीना का 1,00,000 रुपया लग रहा है और तुम 5,000 पीस जो है वो बना पा रहे हैं, तो पर पीस कितना खर्चा हुआ? 20 रुपया। 1,00,000 बाई 5,000, दिस इज 20 पर यूनिट। ये कैसे आया? दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी। तो इसमें तो कोई आना जाना नहीं था, डिवाइड कर दिया, बात खत्म है ना। इसमें कोई ज्ञान भी नहीं लग रहा, गहराई भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं है। अब अपने सिचुएशन टू पे आते हैं। सिचुएशन टू, यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट, कम है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी। ओके, अब तुम्हारा फिक्स ओवरहेड कितना है? 1,00,000। तो अपने एक काम करते हैं, फिक्स ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से अलोकेट करते हैं। राइट, इफ फिक्स ओवरहेड इज अलोकेटेड एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये अलोकेट करना हैन तेन ये सब समझ में आता है ना। अलोकेट मतलब अपने को टोटल खर्चा पता है, अपने पर यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1,00,000 बाई 4,000 पचीस 25 पर यूनिट। अच्छा बात है। अब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री याद है कितना था? 100 था। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो कितना जाएगा? 100 इंटू 25 कितना हो गया ये? 2,500। तो अब अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, राइट, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 2,500। तो इसमें कुछ लग रहा है गड़बड़ है या नहीं है?
पक्का बात है। तो अभी अपने को टोटल प्रोडक्शन खर्चा नहीं पता, अपने अभी खाली उस पोर्शन का ही बात कर रहे हैं। मतलब जो सामान बनाए हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर भी है, बाकी यही तो तुम बोल रहे हैं। तो अभी अपने सिर्फ फोकस कर रहे हैं 25 रुपया पे, बाकी चीज़ जो है सो है। तो अगर अपना 1 लाख रुपया खर्चा था और अपने 4,000 यूनिट बनाया, तो अपना पर यूनिट का खर्चा कितना आया? 25, राइट। 25 आया तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना का हो गया? 2500 का, राइट। अगर अपने ऐसा करते हैं तो अपना क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेट हो रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा है तो इससे क्या होगा? तुम्हारा जो प्रॉफिट है उस पर 500 का इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। मतलब तुम एक तो करंट ईयर में हरामखोरी किया, तुमको बनाना था 5,000, तुम बनाया 4,000, और फिर तुम उस चीज़ को पास ऑन कर रहा है दूसरा साल में, राइट। तो ये तो ठीक नहीं है। ये इम्पैक्ट समझ में आ रहा है जो हो रहा है, राइट। कि अपना जो तुम्हारा ₹1,00,000 का कॉस्ट है उसको अगर अपने 4,000 यूनिट में बांटे तो क्या होगा? अपना 25 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। तो अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन है वो 25 के हिसाब से हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुड बी ओवर वैल्यूड, तो वहाँ अपना प्रॉफिट पे एक ज़बरदस्ती का इन्फ्लेटेड इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। तो अपने को आइडियली ये नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए, तो अपने क्या कर सकते हैं? अपना फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, ये कितना होगा? 20 पर यूनिट। अभी अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 100 × 20 वर्सेज 2,000। फिर अपना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक 2,000 और ये जो अपना जीपी है ये भी सॉर्टेड है, फाइन। तो कभी भी तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन अगर नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा तो अपने फिक्स ओवरहेड का अलोकेशन नॉर्मल कैपेसिटी पे करेगा, ओके। क्या क्या क्या? वापस बताऊं? ओके, तो कोई आंसर कर रहा है इसको? ये बोल रहा है कि अगर अपने कॉस्ट को 25 की जगह 20 पे करें, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अपने 20 पे कॉस्ट करेंगे तो अपने कॉस्ट तो 20 पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट अगर 20 पे कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ ही है। तो ये तो गलत है। यही है ना तेरा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मेरे पास अभी कुछ होता स्नीकर या 5 स्टार तो हम दे देता, बट है नहीं बस। तो तुम लोग खरीद के खा लेना मन। बोलो। नैन सृष्टि दृष्टि। कैसे? अपना खर्चा तो 1 लाख लग गया, तुम भाड़ा 1 लाख दिया, तो टू रेंट करके 1 लाख आ गया, राइट। अपने बस जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा उतना रुपया से अपने जो कॉस्ट है उसको अगले साल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स में अलोकेटेड है। अपना कॉस्ट तो जो लगना था लग गया। ये जो अपने डिवीजन कर रहे हैं ये सिर्फ अपने क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मतलब ये जो भी अपने तामझाम कर रहे हैं ये सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं। अगर अपने पीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो जो भी खर्चा था वो पीएल में डेबिट हो गया. इफ एक्चुअल प्रोडक्शन, हम लोग कल देखा था इंडिया का मैच? नहीं देखा? अरे रिंकू सिंह अच्छा बैटिंग किया है. तेल लेने तेल निकाल रहा हूँ. ये होता भी है क्या ये? अच्छा. तो उसमें तो वो लोग मतलब बाल बाल नोचता होगा, मतलब लात वात किसी को मार दिया तो. हाँ, सही है. इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल प्रोडक्शन, हाँ सैन उस पे आते हैं. देन फिक्स ओवरहेड शुड बी allocated on normal capacity. सिचुएशन थ्री. सिचुएशन थ्री क्या होगा? पहला क्या था? एक्चुअल बराबर नॉर्मल, तब तो किसी पे भी कर दो, तो अपने नॉर्मल पे कर दिया. दूसरा क्या था? एक्चुअली लेस देन नॉर्मल, तो अपने किस पे किया था? नॉर्मल पे किया था. तीसरा वाला एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 6000. बोल सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन. तो अभी क्या होगा, किस पे अलोकेट करना है बताऊँ? एक्चुअल पे करना है क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है. सेम कॉन्सेप्ट, नॉर्मल पे करेंगे तो फिर अपना इन्वेंटरी इन्फ्लेटेड होगा. फिक्स ओवरहेड should be allocated on एक्चुअल प्रोडक्शन. ये कितना हो जाएगा? 1 लाख बाई 6000. राइट, 16.67. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? 100 into 16.67 इज 1667. ठीक है. तो देख, जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें तीन चीज़ें. एक है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है जॉइंट कॉस्ट. अगर अपने ओवरहेड का बात करें तो वेरिएबल है और फिक्स है. वेरिएबल अपने को पता ही है, अपने को पर यूनिट पता होता है कितना लगा, तो जितना यूनिट बनाया उतना में लगा दिया, बात खत्म. फिक्स वर्ड का बात करें तो वहाँ पे तीन सिचुएशन है. अगर तुम्हारा एक्चुअल इक्वल टू नॉर्मल है तो अपने नॉर्मल पे कर देगा. अपने ऐसा लिखता है कि नॉर्मल पे कर देगा, वैसे नॉर्मल एक्चुअल यहाँ सेम ही है. अगर तुम्हारा एक्चुअल नॉर्मल से कम है तो अपने किस पे करेगा? नॉर्मल पे करेगा. और अगर एक्चुअल नॉर्मल से ज़्यादा है तो किस पे करेगा? एक्चुअल पे. तो बेसिकली जो ज़्यादा है उस पे करेगा, सीधा सा बात है. ठीक है. अगर नक्शल में बात करें, इतना अपने को नाटक नहीं करना हो, तो जो ज़्यादा है उस पे करेगा. लेकिन अगेन अपने को ये वाला प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है फॉर थ्योरी पर्पज. समझ आएगा तो पहले वाला ज्ञान देंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे. ABC Limited has a plant with a capacity to produce
1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एनम एंड एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड इज 18 लाख. Fixed overhead on basis of normal capacity is 1 lakh. Determine the amount of fixed overhead if actual production is 1 lakh, 90,000, 1,20,000 यूनिट. बोल किशन. 'कितना रहेगा? और फिर तीसरा में 15. देखो, पहला में नॉर्मल और एक्चुअल सेम है, तो 18 लाख बाई 1 लाख 18. दूसरा में एक्चुअल 90 है, नॉर्मल 1 है, तो अपने 1 पे करेंगे, तो वापस 18 लाख बाई 1 18. तीसरा में एक्चुअल 1,20 है, नॉर्मल 1 है, 1,20 पे करेंगे, 18 लाख बाई 1,20 15. ठीक है. फिक्स ओवरहेड 18, नॉर्मल कितना है? 1 लाख. 3 सिचुएशन था. पहला में एक्चुअल 1 लाख, दूसरा में एक्चुअल 90, तीसरा में 1,20. एक्चुअल इक्वल टू नॉर्मल, एक्चुअल लेस देन नॉर्मल, एक्चुअल ग्रेटर देन नॉर्मल. ठीक है. तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना हो जाएगा? 18 लाख बाई नॉर्मल 18. यहाँ अपने को नॉर्मल पे करना है. फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 18 लाख बाई 1 लाख, वापस से 18, नॉर्मल पे. फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 18 लाख बाई 1,20, एक्चुअल पे करना है. ये हो गया 15. आज स्टॉक मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ पता है? जियो फाइनेंशियल सर्विस लिस्ट हुआ, लोअर सर्किट मार दिया आज ही.
नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट मतलब जब जो कॉस्ट है दो चीज़ का वो ब्लेंडेड है ना। अब दो दो का प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि तुम कुछ मेन सामान बना रहे बट साइड में कुछ और बन गया, राइट। तुम्हारा उसको बनाने का इंटेंट नहीं था बट वो साइड में बन गया, वो होता है तुम्हारा बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है कि एक साथ में तुम्हारा दो प्रिंसिपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट। प्रिंसिपल प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, जो जो तुम्हारा मेन काम है। जैसे अगर तुम्हारा लोहा का प्लांट है, राइट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और उस हीट से जो है अपने पावर जनरेट कर पाते हैं। तो तुम जो फैक्ट्री सेट किया, जो प्लांट लगाया है, वो तो तुम लोहा का लगाया है या स्टील का लगाया, वॉटेवर जो भी तुमको प्रोसेस करना था। लेकिन साथ में अगर पावर जनरेट हो रहा है तो तुम बेच दिया उसको, राइट। और एक होता है कि तुम जो प्लांट लगाया उससे एक बार में दो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, वो हो जाता है तुम्हारा जॉइंट प्रोडक्ट। अब इसमें तुम कॉस्ट कैसे करते हैं? जॉइंट के केस में क्या करते हैं, सेल वैल्यू एट सेपरेशन या फिर सेल वैल्यू एट कंप्लीशन, जो भी ठीक लगे। मतलब जो तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है, जब वो दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहे हैं उस समय का सेल वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट निकाल लो, या फिर जब फाइनली सामान एकदम बन के रेडी हो गया उस समय का सेल वैल्यू के हिसाब से कम कॉस्ट निकालो। अब तुम बोलेगा सेल वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट कैसे निकालेगा, तो सेल वैल्यू का जो रेशियो है उसमें अपने कॉस्ट को डिवाइड कर देगा। एनआरवी निकालना होगा कि बाज़ार में वो उस पोजीशन पे किस दाम में बिकेगा। तो दोनों में से जो भी रेडली अवेलेबल है उस रेशियो में अपने करके अपने कॉस्ट निकाल लेगा। बाई प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि जितना में वो बिक रहा है वो अपना एनआरवी होता है, सॉरी, जितना भी वो बिक रेडी एनआरवी उतना से अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जितना में भी बिकेगा वो अपने को पता होगा, एनआरवी वो अपने को दिया रहेगा। प्रैक्टिकली बात करें तो वो अपने को निकालना होगा, या अपने जो बाज़ार में बेचेगा जो भी दाम है वो उतना अपना कॉस्ट को माइनस कर देगा। कौन सा कॉस्ट को माइनस कर देगा? जो भी अपना प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को माइनस कर देगा। तो अपना AS2 का डिस्कशन पार्ट इतना ही था। इसके अलावा देर इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या है कि अपने को कुछ चीज़ देना होता है। क्या देना होता है बैलेंस शीट में, कि हम लोगों ने कौन सा कॉस्ट फार्मूला यूज किया। कॉस्ट फार्मूला मतलब याद आ रहा है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जनरल आइडेंटिफिकेशन, फीफो वेटेड, जो भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मतलब टोटल इन्वेंट्री तुम्हारा कितना वैल्यू का है। एंड तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एज अप्रोप्रिएट टू एंटरप्राइज, तुम्हारा जो भी कैरिंग वैल्यू है इन्वेंट्री का उसका क्लासिफिकेशन। तो जैसे कल अपना 10,593.6 का इन्वेंट्री था IDC का, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में याद है उसका डिटेलिंग था 10,593 का अलग अलग। तो वो डिटेलिंग क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज वन इलस्ट्रेटिव लिस्ट जो कि तुम्हारा AS में दिया हुआ है। वो क्या है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। क्या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है? फिनिश्ड गुड्स का कैसे? और कोई? किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हुआ? तो फिर फिनिश्ड गुड्स अलग क्यों है, स्टॉक इन ट्रेड अलग क्यों है? देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और तुम साथ में बाजार से लेकर भी बेच रहे हैं, राइट। ऐसा होता है कि तुम सामान बना रहे हैं, फिर
तुमको लग रहा है कि ज़्यादा सामान का डिमांड है, तो तुम बाजार से उठा के भी सामान बेच रहे हैं। जो तुम सामान बना रहे हैं वो हो गया फिनिश गुड्स, और जो सामान तुम बाजार से उठा के बेच रहे हैं वो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। मान लो कि डिमांड लोकल मार्केट में है और तुम बाहर से इंपोर्ट करके फिर लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, हो सकता है ऐसा? कंपनी का नाम में बेच दिया, या नाम लगाने का दरकार ही नहीं है, जो सामान है तुम्हारा वो बल्क में बिकता है, राइट? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, या बाकी कुछ भी होगा तो अपने उसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ये कॉमन क्लासिफिकेशन अपना इन्वेंट्री का रहता है। ठीक है, कुछ डाउट है एज टू का कोई चीज़ में भी? कॉस्ट ऑफ partly finished unit at the end of 910 is 150. The unit can be finished next year by a further expenditure of 100. The finished unit can be sold at 250 subject to payment of 4% brokerage on selling price. Determine the value of inventory. बताओ क्या होगा? इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तुम बोलना चाहते हो 150 होगा। 240? क्यों? लेकिन तुम जो लेस कर रही हो वो 250 से लेस कर रही हो, और 250 किसका सेलिंग प्राइस है? फिनिश यूनिट का। और तुमको किसका वैल्यूएशन करना है? पार्टली फिनिश का। अच्छा एक चीज़ बताओ, अपने किसका वैल्यूएशन कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल का, डब्ल्यू आई पी का, या फिनिश गुड्स का? डब्ल्यू आई पी का, इस बात पे क्लैरिटी है। डब्ल्यू आई पी का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट और एन आर वी, विच एवरेज लो, राइट? कॉस्ट पता है अपने को कितना है? 150। एन आर वी क्या होता है? व्हाट इज एन आर वी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 250। कॉस्ट ऑफ सेलिंग कितना है? 4%। तो 250 का 4% कितना होगा? 4 रुपया। कितना आया? 240। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है? 100। डब्ल्यू आई बी को फिनिश गुड्स बनाने में 100 रुपया लगेगा ना, तो 100 रुपया कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है। तो 240 माइनस 100 कितना हुआ? 140। तो एन आर वी कितना है? 140। कॉस्ट कितना था? 150। तो कितना में वैल्यू होगा? 140। ठीक है।
हम लोग नोट कर लो ये साथ में. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स are valued at cost or NRV, which average low. Cost equal to 150, NRV equal to realizable value minus estimated selling expense minus estimated cost of completion. 250 minus 4% of 250 minus 100. 250 minus 10 minus 100, this is 140. So semi finished goods should be valued at lower of 150 और 140. ये हो गया 140. ओके. A trader purchased a certain article for 85K. He sold some of the articles for 1,05,000. The average percentage of gross margin is 25% on cost. Opening stock of inventory at cost was 15 lakh. Find cost of inventory. सोलह हजार. ओके. आ रहा 16 कैसे है. हम्म, सही है यार.
आंसर टू नंबर 4। अपना ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15 का। ये हो गया 15। परचेज कितने हैं? 85। टोटल 1 लाख। इस 1 लाख का कोई नाम था, याद है? ये बात सबको नहीं बोला जाता, नाम में क्या रखा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, याद आ रहा है? सोगास, COGAS। ठीक है। अब अपने सामान बेचे कितना का? 1,05,000 का। ये 25% कॉस्ट पे, 20% सेल प्राइस पे होगा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज 1,05,000 माइनस 20%, कितना आएगा? 84। तो 16,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ठीक है। नंबर 2, एन एंटरप्राइज ऑर्डर्ड 13,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट 90 पर यूनिट। परचेज प्राइस इंक्लूड्स GST 5 पर kg, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो क्या होता है? कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। फ्रेट इनकर्ड 80,600। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस 4% का है। एंटरप्राइज एक्चुअली रिसीव्ड 12,400 का सामान और 10,000 कंज्यूम कर लिया। फाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट क्या होगा? यूनिट का।
दृष्टि ट्राई कर रहे हैं, केशव दृष्टि सैन। बताओ यार, कुछ तो बोलो। ऑर्डर केजी में दे रहे हैं, राइट? अच्छा, ठीक। तो यूनिट को तुम केजी मान के चल। अस्सी क्या? ठीक है, अच्छा बात है। अमाउंट बताओ। गुड। 9 ना। तुम बताओ। तुम तो धंधा बंद कराएगा उसका। अच्छा, कितना? 7,000 कुछ? 7? नहीं। नहीं। हम्म। देखो, जो नॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है। तो अपने जो भी कॉस्ट निकालते हैं वो नॉर्मल लॉस के बाद जो यूनिट आता है उस पे निकालते हैं। इस पे क्लैरिटी कि जैसे अगर तुम्हारे पास 100 केजी का सामान है एंड 100 किलो में तुम्हारा 5% अगर नॉर्मल लॉस है तो तुम्हारा सामान कितना है? 95। तो पर यूनिट कॉस्ट हमेशा 95 पे निकलेगी। ओके। जितना भी तुम्हारे पास इन्वेंट्री है उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे अपना पर यूनिट कॉस्ट निकलता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का पैसा भी अपने कस्टमर से वसूलते हैं। तो नॉर्मल लॉस के चलते अपना इन्वेंट्री कम हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे 13,000 अपने खरीदे, 13,000 का 4% कितना होता है? 520। तो 13,000 माइनस 520 करूं। अगर 12,480 अपने पास आता तो अपने को बर्दाश्त था, क्योंकि अपने उतना का ही उम्मीद किए थे। आया कितना? 12,400। मतलब 80 क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कितना होगा? 80 किलो। नॉर्मल लॉस कितना है? 520। अब मेरा इन्वेंट्री 13,000 माइनस
520, 12,480, इस पे आई विल कैलकुलेट माई पर यूनिट कॉस्ट। ओके, अब जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें क्या होगा, भाई तुमने कितना खरीदा, 13,000, तो तुम सामने वाले को 13,000 पे पेमेंट कर रहे हैं ना, 90 करके, ठीक है। अब 5 रुपये का जीएसटी है, तो हटा दो उसको, कितना बचा, 85, तो 13,000 इंटू 85, दिस इज योर कॉस्टिंग। उसके बाद तुम्हारा भाड़ा लगा 80,600 का, सो 13,000 इंटू 85 प्लस 80,600, दिस इज टोटल कॉस्ट। इसको किससे डिवाइड करोगे, 12,480 से, तो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 95। नहीं नहीं सृष्टि, 6,800 नहीं होगा। भाड़ा, नहीं, 12,480। तुम्हारा दुकान में सामान 4% का नुकसान होता है, हमेशा होता है, तो तुम तो वो 4% का पैसा वसूलेगा ना कस्टमर से, तो तुम अपना सामान को 100 नहीं मान के 96 ही मान के चलेगा। दृष्टि क्लियर हो, देखो, जस्ट सेइंग, मतलब क्योंकि अभी एमसीक्यू है तो हो सकता है ये तुम्हारा 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाए, हो ही सकता है ना, तो अपने को कैलकुलेटर भी साथ में सीखना होगा। तो तुम्हारा 13,000 का स्टॉक है, ठीक है, माइनस 4%, 12,480, इसको मेमोरी में सेव कर दिया। अब 13,000 का सामान है, इंटू 85 प्लस, इसमें थोड़ी है, 80,600, या 11,600 डिवाइड बाई MRC 95, ठीक है। अब 95 में तुमको क्या क्या निकालना है, तुमको निकालना है मटेरियल कंज्यूम कितना है, तो 95 इंटू 10,000 मटेरियल कंज्यूम। तुमको निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, 2,400, तो इंटू 95। एब नॉर्मल लॉस कितना होगा, 80 इंटू 95। सोच, दो दो करके 6 नंबर का आएगा, तो ना 1 मिनट में 6 नंबर आ जाएगा। मतलब ना केस स्टडी है, फिर 2 नंबर का 3 क्वेश्चन। अकाउंट्स पूरा एमसीक्यू जो है, मजा आ जाएगा, फॉर्मेट का ड्रामा ही खत्म। यूनिट्स परचेज्ड, 13,000 लेस नॉर्मल लॉस 4% ऑफ 13,000, 12,480। कैलकुलेटर अपना प्रीमियम पीपी है। हाँ, लेस
आजकल तो हम कोई दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ नकली कैलकुलेटर रहता है तो मेरे को इरिटेशन होता है। बोला क्या कैलकुलेटर यूज कर रहा है तुम लोग यार। तब कहीं भी यार। तो सामान बेचना तो है। एबनॉर्मल लॉस 80। यूनिट रिसीव्ड 12,400। लेस कंज्यूम्ड 10,000। ये मेरे को कैशियो कंपनी का नहीं है, मतलब बाजार का हम बात करें तो, बट वो जो मेहता बिल्डिंग का माल यूज करता है ना, वो देख के अजीब सा लगता है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट 2400। ठीक है। नेक्स्ट देखो। परचेज कॉस्ट कितने हैं? 13,000 इंटू 90। ये हो गया 1170। यहाँ तो ज्ञान देना होगा ना पूरा। लेस जीएसटी। इसीलिए तो हमको ये वाला काम बेकार लगता है, कॉपी पेस्ट में। 65। 11,05,000। एड फ्रेट 80,600। तो अपना टोटल कॉस्ट हो गया 11,85,600। नॉर्मल यूनिट कितना है? 12,480। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट 11,85,600 बाई 12,480। दिस इज 95। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2,400 इंटू 95। 2,28,000। फिर एबनॉर्मल लॉस, ये कितना होगा? 80 इंटू 95। 7,600। रजिस्ट्री क्लियर हुआ अभी कैसे आ रही है? मटेरियल्स कंज्यूम्ड 10,000 इंटू 95। 9,50,000।
Number 6. The closing inventory at cost of a company amounted to 284 SASO. Following items were included at cost in total. Closing inventory at cost of a company. ये 284 700 क्या है? ये टोटल इन्वेंट्री है कॉस्ट पे. देखो 400 कोट which had cost 80 each and normally sold for 150. Owing to defect in manufacturing, they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price. Selling expenses amount to 5% of the proceeds. ये कोट को लेकर है. दूसरा बात है स्कर्ट को लेके. 800 स्कर्ट which had cost 20 each. These two were found to be defective. Remedial work in April cost 5 per skirt and selling expense for the batch totaled 800. They were sold for 28 each. What should the inventory value be according to AS2 after considering the above items? बताओ. क्या? अपने को बताना है कि कंपनी का बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितना रुपया में जाएगा. ये नहीं पता. अपने को बताना है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का कितना रुपया लिखना है. ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या करके लिखना है वो इंक्लूडेड है. देखो लिखा हुआ है. सेकंड लाइन रीड करो. कितना? 245 200 क्या किया? नहीं.
ईशान हुआ क्या कुछ? देख, अपने को जो अमाउंट दिया हुआ है वो इन्वेंट्री का टोटल कॉस्ट है, राइट? और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ठीक, अपने अभी आइटम बी पे आते हैं पहले। आइटम, परफेक्ट, आइटम बी पे आते हैं। 800 स्कर्ट है, इसका कॉस्ट कितना है? 20। और इसमें इस पे फर्दर काम करेंगे कितना पड़ेगा? 5। और इसमें सेलिंग एक्सपेंस कितना है तुम्हारा? 800। तो 800 बाई 800 क्या होगा? 1, राइट? तो अगर अपने को इसका एनआरवी निकालना है तो क्या होगा? अट्ठाईस माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, तो 28 माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है? 22। कॉस्ट कितना है? 20। तो 20 में वैल्यू हुआ, बात खत्म। तो स्कर्ट पे कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं कोट पे। कोट 80 का कॉस्ट था और अपने बेचते कितना थे? 150 पे। तो अपना वैल्यूएशन अभी कितना पे हुआ है? 80 पे। अब कुछ डिफेक्ट है तो अपने आधा दाम में बेच पाएगा, मतलब 150 का आधा 75 में बेच पाएगा। और 75 में अपना 5% खर्चा लगेगा, तो 75 माइनस 5% करो, 71.25। अब 80 में वैल्यू किया हुआ है, तुमको करना 71.25 में है, तो 80 माइनस 71.25, 8.75, मल्टीप्लाई 8/400 आएगा 3500। तो 3500 से तुमको कोट का इन्वेंट्री का वैल्यू को कम करना है, स्कर्ट में कुछ करना नहीं है। तो बेसिकली टोटल में खाली 3500 माइनस करना है, बस आ गया। ठीक है, आंसर टू नंबर 6। टू डी फोर से ऑल्सो दिस इज योर टोटल इन्वेंट्री। तो दिया हुआ ये कॉस्ट पे, वैल्यूड एट कॉस्ट। इसमें 3 है। एक तो कोट है, दूसरा स्कर्ट है, और फिर बाकी जो भी आइटम्स वो है। अपने कोट पे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कोच, याद है तुम लोग को कॉस्ट क्या था कोट का? 80 रुपया। 400 × 80 कितना होगा ये? 32,000। स्कर्ट पे बात करते हैं।
कॉस्ट ऑफ स्कर्ट याद है, 800 इंटू 20, 16,000। बाकी आइटम क्या हो गया, 284 700 माइनस 32 माइनस 16, 236 700। ये तुम्हारा कॉस्ट पे ही है। ये- हाँ दृष्टि देख, मैं वापस से मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम देख फिर मेरे को कंफर्म करना। यहाँ तक क्लियर है? अपना इन्वेंट्री है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, और इन्वेंट्री का 3 पार्ट है, कोट इतना है, स्कर्ट इतना है, बाकी आइटम इतने हैं। बाकी आइटम पे तो छूना ही नहीं है, अभी अपने कोट पे बात करते हैं। एनआरवी ऑफ कोट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना होगा? 150 इंटू 50% वजह 75। इसमें लेस करो सेलिंग एक्सपेंस विच 4% ऑफ 75, 5 है क्या? वजह 3.75। तो एनआरवी कितना हो गया? 71.25, राइट। तो एनआरवी तुम्हारा कॉस्ट से कम है। तो कोट्स शुड बी valued at NRB, therefore inventory value of quotes should be reduced by 80 minus 71.25 इंटू कितना कोट है, 400, ये हो गया 3500। तो 3500 से अपने को कोट का इन्वेंट्री कम करना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं स्कर्ट्स पे। एनआरवी ऑफ स्कर्ट्स कैसे पता चाहिए मैं? तुम कैसे, कहाँ निकाला, कहाँ निकाला? अरे तुम कहाँ निकाला, तेरे को कैसे पता चला कि कम है, बता। तो तुम कैलकुलेटर का वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के भेजेगा अपना आंसर शीट में। तो सब मालूम है। ठीक है, मान लिया। ठीक। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 28 लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, 800 बाई 800, ये हो गया एक। 5 रुपया का कुछ और था, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये हो गया 5।
NRV है अपना 22. Since cost is less than NRV, skirts should be valued at cost, and hence there's no change in valuation. Value of closing stock 284,700 less reduction in value of quotes 3,500 281 200. ठीक है वृश्चिक. हम्म. ओपन बुक. क्या. Wooden Plywood Limited has a normal wastage of 5% in production process. 5% वेस्ट हो जाता है. 17-18 में क्या हुआ था. कंपनी यूज 16,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 190 पर मेट्रिक टन. एट द एंड ऑफ द ईयर 950 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज was in stock. The accountant wants to know how this wastage is to be treated in books. You're required to calculate amount of abnormal loss. Explain the treatment of normal loss and abnormal loss in the context of AS2 revised. तेरा बात हो रहा है ना, अभी सब ठीक चल रहा है तो. बताओ नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल कितना है. अमाउंट दिया ना.
नहीं, 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 नहीं यार, कितना? यार ऐसे प्रकाश बता दो क्या हुआ। यार देख, अपने पास 16,000 का रॉ मटेरियल था, मैट्रिक टन का। ठीक है, इसमें तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना होता है? 5%। तो 16,000 माइनस 5% कितना हुआ? 15,200। ठीक है, तो तुम्हारा 800 का नॉर्मल लॉस बर्दाश्त था। टोटल लॉस कितना हुआ? 950 का। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? ये क्लियर है? 16,000 का सामान था, 16,000 मैट्रिक टन सामान था, -5% या ×5% कर लो, तो 800 तक का अपने लॉस बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन वेस्टेज हो कितना गया? 950 का। मतलब 150 मैट्रिक टन का मेरा एबनॉर्मल वेस्ट है। ये पहला बात। दूसरा देखो, मस्त चीज़ बताते हैं। अपना 190 रुपया कॉस्टिंग है, राइट? और मेरा 5% का नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस से मेरा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है ना। भाई नॉर्मल लॉस से मेरा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। कैलकुलेटर टाइप कर 190, फिर मार्कअप, फिर 5%। कितना आया? टाइप 190, देन MU, फिर 5%। आ गया 200 इंटू 150। 30,000 का एबनॉर्मल लॉस है। परफेक्ट दृष्टि, यस। MCQ में फाड़ देंगे हम लोग। 30 में 29 भी आ गया ना तो पाप लगेगा, देख लेना MCQ में। क्या मतलब? ये 16,000 रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है? वो 16,000 रॉ मटेरियल से 16,000 सामान बनना चाहिए था। तो मान के चला कि 800 नुकसान होगा, चलेगा। नुकसान 950 हो गया। नहीं, ना ना ना। ओके, कैलकुलेटर बेस्ट है। 190 MU 5% इंटू 150, 30,000।
क्या? डिस्प्ले का काम है तो डिस्प्ले तुम्हारा इसको चेंज करता है, 50 मिलियन 50 लाख वो काम, वो आउट ऑफ सिलेबस। तो हम इंटर में भी सबको बोल देगा MJ12 लेकर आना है क्लास। करते हैं बात। रॉ मटेरियल यूज 16,000 मेट्रिक टन, लेस नॉर्मल लॉस एट द रेट 5%। ये हो गया 15,200। नॉर्मल यूनिट्स। टोटल वेस्टेज कितने हैं? 950 यूनिट। इसमें लेस नॉर्मल लॉस 800 का, तो एबनॉर्मल लॉस कितना आया? 150 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 इंटू 190, 30,40,000। नॉर्मल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 15,200। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 30,40,000 भाई 15,200, 200 पर यूनिट। टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ यार? 200 इंटू 150, 30,000। इसको अपने PL में चार्ज ऑफ कर देंगे। abnormal loss of 30K would be charged to PL. एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होते हैं? PL में चार्ज ऑफ करते हैं, ट्रेडिंग में क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि डेबिट क्या हो रहता है पहले से। तो अगर कोई पूछे अपने को नटशेल में कि एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, तो अपने बोलेंगे उसको अपने PL में चार्ज ऑफ करते हैं। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। नंबर 9, मिस्टर Rakshit gives the following information relating to item forming part of inventory on 31st March on this. His factory produces product X, देखो X बनाते हैं, यही है जो X बनाते हैं, using raw material A।
800 unit of raw material A purchased at the rate 140 per unit. Replacement cost of raw material A as on 31st March 19 is 190 per unit. 650 units of partly finished goods in the process of producing X and cost incurred till date is 310 per unit. These units can be finished next year by incurring additional cost of 50 per unit. 1800 यूनिट ऑफ finished प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना है 360. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 350 पर यूनिट. इन दी सब जुड़ा हुआ है. हाँ, ये अलग अलग नहीं देखना है, सबको साथ में देखना है, परिवार है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS2 determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 19. Also calculate the value of total inventory on 31st March 19. बताओ यार. कितना? तुम बताओ फिर हम बताते हैं. सेकंड वाला कौन सा आइटम है? इसका वैल्यूएशन किस पे होता है? पार्टली फिनिश का वैल्यूएशन का रूल क्या है? विच एवर इज लोअर. कॉस्ट कितना है? NRV कितना है? कॉस्ट का 1,12,000. क्या बात ऋषि, सही है. परफेक्ट. कैसे करे किया? सेकंड वाले का 195 होगा. यस. वही नहीं समझा तू. तुम देख नीचे NRV दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है? 350. और पॉइंट नंबर 2 में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 50. राइट. बताओ टोटल बताओ. फुल हाउस बाकी है. नहीं. आर्य. आर्य.
कल अपने गदर मूवी देखने चलते हैं आज, ठीक है? कुछ कुछ तो जरूरत है तेरे को। कौन सा? 12वीं के लिए कोई होना चाहिए ना साथ में। बात सही, ठीक है, तुम चल जाना। टोटल बता यार। प्रकाश। परफेक्ट, 937। देख, पहला वाला रॉ मटेरियल है, ठीक है? दूसरा वाला WIP है, और तीसरा वाला क्या है? फिनिश गुड्स है। ओके। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होता है? तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होता है, ये जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि फिनिश गुड्स कॉस्ट पे बिक रहा है या कम में बिक रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट 360 है, बट बिक कितने में रहा है? 350। क्योंकि फिनिश गुड्स जो कॉस्ट है उससे कम में बिक रहा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ कॉस्ट कितना है? 140। रिप्लेसमेंट कितना है? 190। दोनों में कम क्या है? 140। तो 140 में तुम्हारा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। ओके। अगर रिप्लेसमेंट मान लो 130 होता तो 130 में होता। तो रॉ मटेरियल का प्रिंसिपल क्लियर है। अब आते हैं WIP पे। WIP का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितना है? 310। NRV कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? 350 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन विच इज 50। तो 300 इज माई NRV। तो NRV कितना है? 300। कॉस्ट 310। तो 300 में WIP का वैल्यूएशन होगा। फिर फिनिश गुड्स पे आते हैं। कॉस्ट 360, NRV 350। 350 का वैल्यूएशन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से करना है अपने को ये। चलो लिखो यार। अग्रेशन को नुकसान हो जाएगा। रॉ मटेरियल is valued at lower of cost or replacement cost when finished goods are sold below cost. Cost of finished goods 360, expected selling price of finished goods 350, ठीक है? तो देख रहे हैं फिनिश गुड्स का कॉस्ट से कम में बिक रहे हैं। Since expected SP of finished goods is less than cost of finished goods,
raw material would be valued at lower of cost, which is 140, replacement value, which is 190. Therefore, value of raw materials 800 इंटू 140, 1,12,000। यहाँ पे ना अपने लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन के लिए भी अपने को पॉइंट नंबर 3 रेफर करना होगा। मतलब अपफ्रंट अपने बोल सकते हैं 140 190 दिख रहा है जो काम मैं उस पर कर दूँ, बट वो वैसा नहीं है। अपने को पॉइंट 3 पे देखना है कि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कितना पे हो रहा है, और फिर अपने को 1 का वैल्यूएशन निकालना है। ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड एनआरबी। कॉस्ट कितना है 310, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 310। एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड COC, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। 350 माइनस 0 माइनस 50, ये होगा 300। ठीक है, मस्त। वैल्यू ऑफ WIP 650 इंटू 300, दिस इज 195K। तीसरा वाला पे आते हैं। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर NRV। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 360, NRV ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 350। तो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा 1800 इंटू 350, 6,30,000। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स 800 140 1,12,000, WIP 650 300 195,
फिनिश गुड्स 1800, 350, 6,30,000। ये टोटल हो गया 937K। ठीक है, जाओ मूवी देखने जाओ। तो मूवी देखने जाओ, बहुत पढ़ लिया।